चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोर्स क्या होता है। क्या पढ़ना है? फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक्चुअल में आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे ये मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने ऐसे पकड़ के रखा है ना, या किसी पर हमने इसको रख दिया है। मान लो ये बॉडी हमने इस पर ऐसे रख दी है ना, ऐसे। तो अभी ये किस में है? रेस्ट में। अब मैं अगर इस बॉडी को इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो ये चलने लगेगी, चलने लगेगी, या मान लो गिर जाएगी, या मैं इसको ऐसे पकड़ के तोड़ दूंगा तो ये टूट जाएगी। कहने का मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है। मान लो ये चल रहा है, इसको पकड़ लिया, मान लो ये चल रहा है, इसको पकड़ लिया, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी की स्टेट चेंज कर सकता है। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, और रेस्ट में उसको धक्का मार दिया तो वो चलने लगेगा, तो वो मोशन में आ सकता है। बात समझ में आई? और इसको पकड़ के टेढ़ा कर दिया तो इसकी शेप चेंज की जा सकती है, और इसका साइज चेंज कर सकते हैं। दबा देंगे तो इसका साइज भी छोटा हो जाएगा। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है। क्या होता है बेटा? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी की शेप, किसी की साइज और किसी की स्टेट चेंज कर सकता है। अच्छा, करेगा ऐसा नहीं बोला मैंने, कर सकता है, कोशिश करता है। मान लो किसी दीवार पर मैंने धक्का मारा, अब वो दीवार में कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स तो लगाया पर वो चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है, अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो इस बॉडी पर फोर्स कौन लगा रहा है? बाहर की व्यक्ति। इस बॉडी से बाहर जब कोई लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों? इसका बाहर का काम कर रहा है। तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल हो गया इस बॉडी के लिए। एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है, जो इस पर एक्ट हो रहा है। अब वो क्या कर सकता है? इसको मोशन में ला सकता है, इसको मोशन में पकड़ के रोक सकता है, स्टेट चेंज कर दी। मान लो इसकी शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी की शेप साइज चेंज कर सकता है। तो बताइए बेटा, फोर्स की डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फोर्स फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, वॉल्यूम एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ, क्लियर हुआ? व्हाट इज फोर्स? Force is an external agency that can change shape, size, state and volume. अच्छा, किसी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चेंज करो तो अपने आप वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी की शेप, साइज, स्टेट और वॉल्यूम चेंज कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा, 9th क्लास में इसी फोर्स को हमने क्या पढ़ा था? पुल एंड पुश। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। 9th से पहले 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया, पुल एंड पुश को ही फोर्स कहते हैं। इस दुनिया में किसी चीज को या तो हम खींचेंगे या हम उसको धक्का मारेंगे, और जिसको हम खींच रहे हैं उसको पुल, और जिसको हम धक्का मार रहे हैं उसको पुश। अच्छा, पुल का एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये बॉडी को मैंने यहां से छोड़ा, ये नीचे चली गई। ये नीचे क्यों गई? ये बॉडी नीचे क्यों गई? क्योंकि इस बॉडी को अर्थ ने अपनी तरफ खींचा। और किस फोर्स से खींचा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। वो एक फोर्स का टाइप है, पर फोर्स ने खींचा तो ना। स्पेस में इस बॉडी को ऐसे छोड़ोगे तो यहीं लटकी रहेगी। स्पेस में इस बॉडी को ऐसे छोड़ोगे तो यहीं लटकी रहेगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। और ये हमारी नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पुल फोर्स। और पुश फोर्स तो सुना ही होगा। इसको मैं अभी ऐसे धक्का मारूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पुश फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुश फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फोर्स क्लियर है? अच्छा, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? तो ये आपको पढ़ाया गया होगा। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की? वो होती है न्यूटन। न्यूटन कैपिटल है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अच्छा, एक बात समझना, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होगी, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होगी, उस यूनिट को जब हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे सारे लेटर,
और जब भी हम उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, कैपिटल में। आप इस न्यूटन ऐसे नहीं लिख सकते, न्यूटन को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत लिखा, क्योंकि पूरा नाम लिखा है तो स्मॉल में करो, और अगर फर्स्ट लेटर लिखे तो कैपिटल। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और ये अभी जो लिखा था वो क्या था, गलत। बताओ बात समझ आई, बात समझ में आ गई। चलिए अब हमारे सिलेबस में फोर्स कितने टाइप का होता है, तो डिपेंड्स करता है आपने फोर्स को किस आधार पर बांटा। मैं अगर नेचर की बात करूं तो हमारे नेचर में 4 टाइप के फोर्स होते हैं, नाम सुनना। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं पर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स। फिर न्यूक्लियर फोर्स में भी 2 न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास में हमारे सिलेबस में 4 फोर्स होते हैं। फोर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे सिलेबस में, 4 टाइप्स के होते हैं। फोर्स जो है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको कभी कभार इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं। एक होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें जो सबसे ताकतवर है वो ये है, इससे कम ताकतवर ये है, फिर उससे भी कम ये है और सबसे कम ये। तो अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ताकतवर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इससे भी ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ताकतवर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के नेचर में, किसमें, नेचर में ये 4 टाइप के फोर्स होते हैं। नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स इस दुनिया में कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये लगभग इससे लगभग 10 की पावर 44 टाइम्स ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, 10 की पावर 44 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, लगभग ये वाले से ये वाला फोर्स। और ये इससे 100 गुना ताकतवर है, 100 टाइम्स। कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। बात समझ आई। तो सबसे कमजोर ये, उससे ताकतवर ये, उससे भी ज्यादा ताकतवर ये, और सबसे ज्यादा ताकतवर ये। अब इनकी कैसे डिस्कवरी हुई, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल फोर्स को। किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। बोले इस दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार का फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपल्सन कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ऐसे रगड़ के कागज के छोटे टुकड़े को ऐसे उठाया तो उठ गया। जब ये ऐसे उठ गया ना, तो उनको पता चला इस कागज के टुकड़े को अर्थ खींच रही थी अपनी तरफ, और पेंसिल ने इसको अपनी तरफ खींचा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर था और ये फोर्स उससे ताकतवर था, इसीलिए तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करते हुए ऊपर उठ गया। तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होता था, सेम चार्ज रिपेल करता था और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करता था। सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट। अब देखा जब एटम को डिस्कवर किया गया ना, एटम को, तो एटम के अंदर होता है यहां न्यूक्लियस। क्या होता है, इस न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन ही रहते हैं सारे के सारे। तो यहां पर सारे प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज थे, वो दूर भागने चाहिए, लेकिन ये तो एक जगह बैठे हैं। इसका मतलब ये प्रोटॉन दूर तो भागना चाह रहे हैं, पर इससे भी एक स्ट्रॉन्गर फोर्स वहां लग रहा है न्यूक्लियस पर, जो उसको दूर भागने से रोक रहा है। तो उस फोर्स का नाम दिया गया, चूंकि न्यूक्लियस पे लग रहा था इसलिए न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया, न्यूक्लियर फोर्स। इस प्रकार से हमारे नेचर में 3 फोर्स हो गए। ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, ये सब फोर्स, सारे फोर्स इन्हीं 3 फोर्स में आते थे। लेकिन फिर एटम बम का आविष्कार हुआ। एटम बम जब फटा
तो सारे प्रोटॉन कहां चले गए? दूर दूर। तो उन्होंने कहा जब ताकतवर ही था तो ये फट कैसे गया? इससे ज्यादा ताकतवर तो कोई फोर्स था ही नहीं ना। और अगर ये फट रहा है इसका मतलब ये फोर्स दो टाइप का होता है, जब टूटे नहीं तो स्ट्रॉन्गर, और जब टूटे तब वीकर। तो जब एटम बम फटता है तो सारे प्रोटॉन दूर भाग जाते हैं, इसका मतलब वो कमजोर वाला फोर्स था। इसलिए उस न्यूक्लियर फोर्स का नाम पड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब वो टूटता है। और जब वो नहीं टूटता तब वो, और जब वो टूटता है तब ये वाला फोर्स ताकतवर था, तभी तो दूर चले गए। तो इसीलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे भी कमजोर हो गया। और जब नहीं टूटा, इकट्ठे बैठे, जाना चाह रहे पर नहीं जा पा रहे, तब वो कौन सा फोर्स हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमारे सिलेबस में ये जो हमने आपको 4 नेचर के फोर्स पढ़ाए वो नहीं है। हमारे सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ फोर्स हैं वो कांटेक्ट के आधार पर है। किसके आधार पर है? कांटेक्ट के आधार पर। एक बैलेंसिंग और एक अनबैलेंसिंग। अब फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, मैंने आपको बोला अगर आप लाइन लगा के बैठोगे तो आप डिपेंड करता है कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स। बात समझ में आया? स्ट्रॉन्गर फोर्स, वीकर फोर्स। तो किस आधार पर आप फोर्स को डिवाइड करना चाहते हैं ये हमें पता करना है। तो हमारे क्लास 9th में फोर्स को बैलेंसिंग के आधार पर डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? बैलेंसिंग के। मान लो किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी बैलेंस है, वो बॉडी बैलेंस है, तो उस फोर्स का नाम दिया बैलेंसिंग फोर्स। और किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो अनबैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इधर से धक्का मारता है और इधर से भी धक्का मारता है और बराबर धक्का मारता है, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, तो मैं कैसा हूं? बैलेंस हूं। तो मैं बैलेंसिंग फोर्स की बात कर रहा था, क्योंकि इधर से जितना फोर्स लग रहा है उसने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0 हो गया, बॉडी बैलेंस हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बॉडी बैलेंस हो गई। अब मान लो कोई इधर से ज्यादा ताकत से धक्का दे और इधर से कम लगे तो मैं इधर जाऊंगा, तो मैं अनबैलेंस हो गया और नेट फोर्स भी 0 नहीं हुआ। अच्छा समझते हैं नेट फोर्स के लिए थोड़ा सा। मान लो अगर आपके पास में ये बॉडी है और यहां से आपने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी आपने लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? नेट फोर्स हो जाएगा 20 - 20 = 0। इसका मतलब इस बॉडी पर ये लगने वाला जो फोर्स था वो बैलेंस फोर्स था। वो कैसा फोर्स था? बैलेंस। और मान लो इस बॉडी को अगर मैं ऐसे खींच रहा होता या मान लो ऐसे ही लगा रहा था, ये फोर्स जो 20 की जगह था मान लो 15 न्यूटन, तो हमारा फोर्स कितना होता बताइए? तो हमारा 15 तो 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स जब 0 ना हो, ये 0 है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये लगने वाला फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स। तो जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो बैलेंस फोर्स, और नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो अनबैलेंस फोर्स। अच्छा नेट फोर्स जब 0 होगा तो बॉडी किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब या तो रेस्ट में होगी या अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। तो जब भी किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स लगेगा, तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट चेंज नहीं करेगा, क्यों? जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो जैसा था वैसे ही रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। और जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा तब उस बॉडी की स्टेट चेंज होगी। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, मोशन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन में चला जाएगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा था, अब किसी ने धक्का मारा तो मैं तेज चलेगा, तो मैं मोशन में पहले भी था और मोशन में अब भी है। अंतर किसका हुआ? अंतर हुआ फोर्स का। उसने फोर्स लगाया अनबैलेंस फोर्स, तो मेरी स्टेट मोशन से मोशन में रही लेकिन इंक्रीज हो गई, तो एक्सेलरेशन आ गया। उसमें क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो आप लोगों को जो 10th 9th क्लास में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने हैं वो इसी आधार पर पढ़ने हैं कि आपके पास में कितने टाइप का फोर्स होता है। तो आपको सबको पता है हमारे पास में 2 टाइप का फोर्स होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। कैसा है ये फोर्स? कैसा है? कैसा है ये? बताइए बेटा, बताइए कैसा है?
नेट फोर्स इस पर 0 है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्सेस होते हैं ना, द नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगने वाला 0 है, तो समझ लेना उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम 0 है, उन सबका सम 0 है। तो देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और दोनों अगर बराबर है तो नेट फोर्स 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इधर देखो, अगर हमारा मान लो इधर देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स है। तो बस यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है इसकी, इज 0 की जगह इज नॉट 0, क्या लिख देंगे, इज नॉट 0। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। बताओ बात समझ आई। तो हमारे में ये 4 टाइप की फोर्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें यही दोनों पढ़ना है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बताओ बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए अब आप मुझे बताइए कौन सा फोर्स है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों को बताना ये कौन सा फोर्स है। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को एक आदमी ने इधर से 100 न्यूटन से खींचा और एक आदमी इधर से 20 न्यूटन से खींच रहा है, एक और आदमी इधर से 80 न्यूटन से खींच रहा है। इस बॉडी का मास m है, एक आदमी इसको यहां से धक्का दे रहा है 50 न्यूटन का, और ये रखी हुई है अर्थ पर। बताइए इस बॉडी पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, बैलेंस या अनबैलेंस। क्यों? ऊपर से 50 है, तो हम कैसे चेक करते हैं, बताता हूं। जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। आप ये बताओ, एक आदमी 100 से इधर खींच रहा था, दो आदमी 80 और 20 से इधर खींचा, 100 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बॉडी इधर जाएगी, नहीं जाएगी। एक आदमी ऊपर से दबा रहा था, अब मैं इसको खूब दबाऊं, ये जाएगा नीचे। तो जब कोई अर्थ पर रखा है तो पता है क्या होता है, तो पता है क्या होता है, नीचे इस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक तो इसका वेट mg, एक तो इसका वेट, और एक आदमी जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है बताइए, 50 न्यूटन, 2 लग रहा है। तो अर्थ को हमने एक्शन दिया, अर्थ ने हमको क्या दिया, रिएक्शन। तो अर्थ यहां से एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स देती है। हम अर्थ पर वजन लगाते हैं, वेट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ भी हमको फोर्स लगाती है, क्या लगाती है, फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला फोर्स इसके बराबर और ये वाला फोर्स इसके बराबर। अब ये नीचे लगने वाले 2 फोर्स mg प्लस, अब यहां पर कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 0 है तो बिल्कुल है, कैसे, 100 माइनस 80 माइनस 20 इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं, 0 है। अब हम वर्टिकल का देखते हैं, वर्टिकल का कैसे देखेंगे, सिग्मा बाई भी 0 होना चाहिए, एफ वाई मतलब बाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में नीचे लग रहा है mg और 50, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर लगने वाला फोर्स m पॉजिटिव और mg नीचे लग रहा है माइनस और 50 नीचे इक्वल टू 0। हो गया बात। तो ये दोनों लग रहे हैं ना, इन दोनों का सम भी अभी देखो आप करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 0 होना चाहिए, mg प्लस 50। बॉडी मूव तो कर नहीं रही, तो कहने का मतलब ये आपको लग ऐसा रहता है ये अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस फोर्स। तो आपको कहां देखना है, बैलेंस और अनबैलेंस में, आपको हॉरिजॉन्टल में देखना है। वर्टिकल में क्यों, बॉडी जहां रखी होगी वहां जितना हम फोर्स नीचे लगाएंगे उतना ऊपर मिलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल की तो अगर किसी बॉडी बहुत किसी पर रखी हुई है, हाँ अगर मैं इसको ऐसे लटका के छोड़ के बोलता तो फिर बैलेंस नहीं था, फिर तो नीचे झुकेगी वो, क्यों, इसका वेट लग रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए ये बॉडी का मान लो एक स्ट्रक्चर है, इस बॉडी को हमने ऐसे रख दिया है टेबल पर, ये बॉडी मैंने इधर से खींची 20 न्यूटन से और एक आदमी इधर से 20 न्यूटन से। बताइए नेट फोर्स बैलेंस है या अनबैलेंस, अनबैलेंस है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, इसका मतलब नेट फोर्स आएगा हमारा 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 न्यूटन। ये कैसा है, अनबैलेंस, 0 आया क्या। और यही चीज अगर इधर होती तो उसको माइनस लेते, तो 20 में से माइनस 20 जाएगा, कितना बचेगा, 0।
तो बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इनर्शिया। जिसका क्या नाम है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया क्या होती है समझते हैं। आप लोगों ने कहीं सुना है इनर्शिया के बारे में? सुना होगा। किसमें ज्यादा पाई जाती है? इनर्शिया के बारे में कभी सुना है? बस वाला सुना है इनर्शिया? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। बस वाला सुना होगा, ब्रेक लगते हैं तो आगे, बहुत बहुत सही एग्जांपल सुना है। बॉल वाला कैसे? नीचे से आती है और ऊपर चली जाती है। अच्छा बहुत बढ़िया। और क्या सुना है? चलो, ब्रेक से अप्लाई होती है या एक्सेलरेशन होता है। जैसे तुम बैठे हो किसी गाड़ी पर और तुम्हें अचानक से कोई एक्सेलरेशन दे, तुम पीछे चले जाओगे। क्यों? तुम तो बैठे थे, गाड़ी मोशन में आ गई, तुम पीछे निकल गए। चलिए, तो इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। आज आपको समझ में आएगा कि इनर्शिया वास्तविकता में होती क्या। तो पहले तो ये समझ लेना, जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा इनर्शिया, मतलब इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, पहली बात। तो अगर मैं बोलूं ट्रेन की, ट्रक की और कार की, किसकी इनर्शिया ज्यादा है? तो ट्रेन की। तो उससे कम किसकी है? ट्रक की। और सबसे कम किसकी है? कार की। मैं आपसे बोलूं एक सूमो पहलवान है और एक नॉर्मल आदमी है, किसकी इनर्शिया ज्यादा है? सूमो पहलवान की। क्यों? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मास के। अब सुनना इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, पहले समझना। मैंने आपसे कहा इनर्शिया बिल्कुल हूबहू तुम्हारे अंदर का वह गुण है, वही प्रॉपर्टी है, वही आदत है, वही टेंडेंसी है जो तुम्हारा आलस काम करवाता है। ऐसे समझ लो, जो चीज आलस में है, तुम्हारे अंदर जो आलस है वो भी तुम्हारा एक आदत है ना। हम बहुत आलसी हैं, ये मेरी एक आदत है, ये मेरा एक गुण है, मैं बहुत आलसी हूं। तो आलस से जो काम करता है, इनर्शिया भी वही काम करता है। तो सुनना अच्छे से, आलस क्या करता है, ध्यान से सुनना। तुम आए स्कूल से, तुमने बैग पटका और तुमने अपना बैग रख के अपने आराम से लेट गए। इतने में दीदी बोली, जाओ बेटा एक गिलास पानी लिया। अब तुम्हारे अंदर का आलस क्या कह रहा होगा? मैं लेटा हूं, मुझे लेटे रहने दो, तुम जाओ अपना पी लो। ठीक, यही कह रहा होगा मन का। अब वही काम ध्यान से सिचुएशन के ऊपर समझना। पापा ने बोला जाओ एक गिलास पानी ले आओ। अब मन अभी भी नहीं है, आलस अंदर से कह रहा है लेटे रहो, लेकिन अब बाहर से इतना प्रेशर है, इतना फोर्स लग रहा है, पापा की बात कैसे काट दी तो बहुत पिटेंगे। तो वो तुम उठ के जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें रोकने की कोशिश किसने की? अंदर से तुम्हारी आदत ने। वो तुम्हारा जो गुण था, जिसको तुम क्या कह रहे थे, आलस। इनर्शिया भी सेम काम करती है। बॉडी जिस स्टेट में है वो चाहती है वो उसी स्टेट में रहे। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहती है रेस्ट में रहे। बॉडी अगर मोशन में है तो वो चाहती है मोशन में रहे। अगर कोई उसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो इनर्शिया उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। क्या करेगी? अब अपोज करेगी। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी, जो आपका मन है वो कह सकते हैं। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये हमेशा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में रहना चाहता है, अगर मोशन में। या फिर कोई इसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका ये क्या करती है? अपोज। तो इट इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये खुद रेस्ट और मोशन में रहना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में। पर कोई इसका चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो उसका अपोज भी करेगी, नहीं मुझे पड़े रहने दो। तो भाई साहब, इनर्शिया की दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एक तो खुद किस में रहना चाहती है? अपनी स्टेट में, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। और अगर कोई इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या करेगी? अपोज। और तीसरी बात क्या है? ये खुद से अपनी स्टेट चेंज भी नहीं कर सकती। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय ओन या इटसेल्फ।
ये खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। एग्जांपल समझना, एक आदमी पढ़ने बैठता है, पहली बात तो आपका एक दोस्त आ गया, वो खुद नहीं पढ़ता, वो खुद नहीं पढ़ता, तुम उससे बोलते चलो आके पढ़ लो, तो तुम्हारा विरोध भी करता है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे और तुम्हें भी नहीं पढ़ने, और खुद से पढ़ता नहीं, तुम उसे पढ़ाते हो तो तुम्हारा विरोध भी करता है। बात समझ आई? तो जैसे मैंने बोला वो खुद से कुछ काम नहीं करता, खुद चेंज नहीं करता, तो वो खुद से तो पढ़ता ही नहीं है, और तुम उसकी कोशिश करते हो पढ़ ले, तो वो उसका विरोध करता है, भाई मैं पढ़ के लिख के क्या बन जाएंगे, ऐसे और बोलेगा क्या करोगे ज्यादा पढ़ के, चलो खेलते हैं। तो इनर्सिया बिल्कुल हूबहू वही तुम्हारे दोस्त की आदत है। इनर्सिया इज द टेंडेंसी, मतलब एक आदत है किसकी, बॉडी की, ऑफ द बॉडी, जिसके कारण वो ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय ओन, खुद से कुछ चेंज नहीं कर पाती। और सुनो, इट रिमेन्स ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये खुद किस में रहना चाहती है, जिसमें है उसी में। और तीसरा सुनो, ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। डेफिनेशन समझ आई? इनर्सिया क्या कह रही है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। एक डेफिनेशन, कोई चेंज करता है तो उसका अपोज करता है, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। दूसरी डेफिनेशन, और ये खुद किस में रहना चाहती है, जिसमें है उसी में, तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ आई? इनर्सिया किस पे निर्भर करती है, इनर्सिया मास पे निर्भर करती है, बताया था इनर्सिया मास पे निर्भर करती है, जिसकी जितनी ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्सिया। अब सुनना, एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है तुमने कहा रुक जा बेटा रुक जा, और वो दौड़ते हुए आ रहा है, तुमने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, तुमने उसकी स्टेट चेंज कर दी, कर दी। जब तुम इनर्सिया, उसकी इनर्सिया कहती थी स्टेट चेंज ना करो, लेकिन उसकी इनर्सिया इतनी ताकतवर नहीं थी क्योंकि उसका मास कम था, और तुमने फोर्स ज्यादा लगा दिया। अब एक ट्रक आ रहा है, तुमने कहा नहीं मैं निकलने नहीं दूंगा, और ट्रक वाला की इनर्सिया क्या कह रही है, मैं तो मानूंगा ही। अब तुमने रोकने की कोशिश की तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। क्यों? अब उसकी इनर्सिया ज्यादा थी क्योंकि उसका मास ज्यादा था, मास ज्यादा था, इनर्सिया ज्यादा थी, तुम्हारा फोर्स कम था। अच्छा वो ट्रक रुक जाता अगर उससे भी उसकी इनर्सिया से ज्यादा ताकतवर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते। बात समझ आया? समझ आया ना? तो कहने का मतलब यह इनर्सिया किस पे डिपेंड करेगी, मास पर। 5 किलो का पत्थर है और 2 किलो का पत्थर है, किसकी इनर्सिया ज्यादा है, 5 किलो का। 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का, किसकी इनर्सिया ज्यादा है, 5 रुपए भारी होता है, मोटा होता है, भारी है, वेट है, समझ गए ना? तो इनर्सिया किस पे डिपेंड करती है, मास पर। अब इनर्सिया कितने टाइप की होती है, इनर्सिया होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। सुनना एक से, इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या कराती है, ध्यान से सुनना, बॉडी को रेस्ट में ही रखना चाहती है। ये वही एग्जांपल है कि तुम बैठे थे, तुम्हारी इनर्सिया किसमें थी, रेस्ट में, तुम अभी भी किसमें रहना चाहते हो, रेस्ट में। किसी ने एक्सेलरेटर दे दिया, तुम्हें नीचे का पोर्शन ऊपर कहां चला गया, मोशन में, और तुम्हारी अपर बॉडी अभी भी कहां रहना चाहती है, रेस्ट में, तो तुम पीछे, और नीचे का पोर्शन आगे तो तुम्हें गिरना है। तुम बस में खड़े हो जाओ, कोई अचानक से चला दे तो तुम पीछे गिरोगे, क्यों, नीचे का पोर्शन मोशन में आ गया, ऊपर का किसमें रहना चाहता है। अच्छा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल, एक गिलास के ऊपर कागज का पेपर रखना और उस पर एक सिक्का रखना, और कागज के पेपर को ना ऐसे खींचना तेजी से, तो वो सिक्का कहां गिरेगा, गिलास में। क्यों? क्योंकि उसका इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहता है कि वो इनर्सिया में रहना चाहिए। आई बात समझ, बात समझ आई, बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन पर। सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो हमने पहले लिखी है ना, बस उसी में इनर्सिया ऑफ रेस्ट लिख देना, मोशन का हटा देना, डायरेक्शन का हटा देना। देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, या फिर इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन वाला पोर्शन हटा देना। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में रेस्ट हटा देना किसकी आ जाएगी, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो एग्जांपल समझो,
बस चल रही है, हम भी खड़े हैं उसमें, तो हम किस में अब? मोशन में। मोशन में चल रही है ना, तो मैं पूरा मोशन में हूं, मेरी इनर्शिया क्या कहती है? मोशन में रहो। और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए तो मेरा लोअर पोर्शन कहां पहुंच गया? रेस्ट में। और मेरा अपर पोर्शन अभी भी कहां रहना चाहता है? मोशन। तो मुझे कहां धक्का देगा? आगे की तरफ। ऐसे मैं चल रहा हूं तो मेरा लोअर पोर्शन तो रुक गया ब्रेक की वजह से, मेरा अपर पोर्शन किसमें था? मोशन। तो ये कहां जाएगा? आगे की तरफ। तो मैं आगे की तरफ गिरूंगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और मैं पीछे की तरफ गिरूंगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। बताओ बात समझ आई? बस के ऊपर सामान जो होता है उसको बांध के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर बस चलेगी उसका नीचे का पोर्शन कहां पहुंचेगा? मोशन में। और ऊपर वाला जो पोर्शन है जो सामान रखा है वो किसमें? रेस्ट में। तो वो नीचे गिर जाएगा। या मान लो चलती हुई बस है, उसने ब्रेक मारा तो आगे गिर जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन। अब बात सुनो आगे। हम नाव पे खड़े हैं और किनारे पे कूदेंगे, तो जब हम नाव पर खड़े हैं और हमें किनारे पर कूदना है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम उस नाव को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, तो वो हमने एक्शन दिया तो हमको क्या मिला? रिएक्शन, जिसकी वजह से हम कूद गए। देखा है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ सुना है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। चलो बाद में समझाएंगे, फिलहाल तो यही देख लो। जब भी हम बर्फ पर क्यों नहीं चल पाते? सिल्ली बर्फ की, बर्फ आइस, उस पर क्यों नहीं चल पाते हैं? उसका कारण है हम एक्शन नहीं दे पाते। एक्शन देंगे स्लिप हो जाएगा पैर, तो एक्शन नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हम आपको आगे करके पढ़ाएंगे, है ना। पेड़ को कभी ऐसे हिलाया है, उससे फल नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेड़ को हम हिलाते हैं तो पेड़ के सारे जितनी भी उसमें ब्रांचेस है वो मोशन में आ जाती है, और जो उस पर लटका हुआ फल है वो रेस्ट में रहता है, तो वो टूट जाता है। क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है पर वो मोशन में जा रहा है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। ड्यू टू, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए, इनर्शिया ऑफ मोशन समझ गए। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर। एक आदमी कार चला रहा है या मान लो बस चला रहा है, तो तुमने देखा होगा बस अचानक से मुड़ पे मुड़ती है तो अपन कहा जाते? खिड़की की तरफ जाते। वो खिड़की की तरफ क्यों है? जब बस ऐसे चल रही थी तो हमारी डायरेक्शन किधर थी? इधर। अब बस ने तो अपने आप को स्टीयरिंग मुड़ के इधर कर लिया, पर हमारी डायरेक्शन, हम अब मुड़ तो गए बस के साथ में ऐसे, पर हमारी डायरेक्शन किधर है? इधर। तो हमको खिड़की की तरफ झुकते ना। तो किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो इनर्शिया कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात समझ आए? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अब आते हैं हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले एरिस्टोटल जो थे हमारे, एरिस्टोटल साइंटिस्ट का नाम था, फिलोसोफर थे, है ना। एरिस्टोटल ने पता क्या कहा? कोई भी बॉडी इस दुनिया में मोशन में तभी रह सकती है जब उस पर फोर्स लगे। एरिस्टोटल ने यह कहा। अरे गांव में अपन ने पट्टा चलाया कभी? साइकिल का टायर, उसमें पीछे से डंडा मारते, तो डंडा जितना मारते जाएंगे उतना वो चलता जाएगा, डंडा मारना बंद, वो रुक जाता है। तो एरिस्टोटल साहब जो थे ना, वो खेलने के लिए टायर यूज करते होंगे। वैसे तो उस टाइम पे साइकिल थी नहीं, क्या पता साइकिल का आविष्कार ही नहीं हुआ हो एरिस्टोटल ने जब अपने स्टेटमेंट दिया। पर मैं बता रहा हूं, हम भी अगर नॉर्मली सोचे छोटे में, हम टायर को जब चलाते थे तो उसमें पीछे से डंडा मारते थे, तो टायर को डंडा मारते थे, उसमें फोर्स लगाते थे इनडायरेक्टली, और फोर्स मोशन में बना रहता था। जैसे ही डंडा मारना बंद कर थोड़ी देर बाद वो रुक जाता था। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया जो कि एरिस्टोटल ने दिया था, वो हम लिंक कर रहे हैं ना। एरिस्टोटल ने कहा बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। यही चीज गैलीलियो ने आके क्या बोला? गैलीलियो ने बोला कि फोर्स को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बॉडी को अगर मैं मोशन में रखना चाहता हूं तो मैं फोर्स की आवश्यकता नहीं है, वो जिस स्टेट में वो उसी में रहेगी। जैसे गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया? उन्होंने देखा एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, यहां से एक बॉल को छोड़ दिया। इस बॉल को जब छोड़ा तो इसकी स्पीड, यहां से इनिशियल स्पीड 0 थी और नीचे जाके इसकी स्पीड हो गई v। कितनी हो गई? v। फिर उन्होंने इतना ही साइज का एक इंक्लाइंड प्लेन फिर से ले लिया और यहां से इस स्पीड से इस बॉल को फेंका, इस स्पीड से, तो ये यहां जाके रुक गई, यहां जाके रुक गई। तो उन्होंने देखा जितना नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ती है
उतना ऊपर जाने पर घटती है। जितना वेलोसिटी नीचे आने पर बढ़ती है उतना ही वेलोसिटी ऊपर आने पर घटती है। इसका मतलब अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को ड्रॉप करूंगा तो नीचे बढ़ेगी स्पीड, ऊपर जाएगी तो घटेगी। और अगर मैं इसको प्लेन कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं कि बॉडी से बोलूं यहां प्लेन प्लेन में घूमो, तो न तो स्पीड बढ़ेगी और ना स्पीड घटेगी। जब नीचे आने पर बढ़ती है, ऊपर जाने पर घटती है, तो जितना नीचे आने पर बढ़ती है उतना ही ऊपर जाने पर घटती है। तो अगर हमारा सेम प्लेन होगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसका मतलब इसकी स्पीड इस केस में कहां क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो जब कांस्टेंट रहेगी तो फोर्स कहां लगाया? वो तो चलती रहेगी प्लेन में। तो ये क्या बोलते हैं, गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसके लिए उन्होंने एक इंक्लाइंड, अच्छा चलो अब आज की दुनिया में फ्रिक्शनलेस तो कुछ है नहीं, पर फिर भी मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस आप तबेला लेके आओ, यहां से बॉल को ढुका दोगे तो नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे तो बनी रहेगी मोशन में। कहां फोर्स लगाया मैंने? तो उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो के बाद आए न्यूटन। कौन आए? कौन आए? न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा गैलीलियो के स्टेटमेंट को हम चोरी कर लेते और उन्हीं के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में बोल दिया, जिसको हमने नाम दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक्चुअल में न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो गैलीलियो ने ही दिया था, बस उन्होंने अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के उसको लिख दिया, है ना। इन्होंने कहा अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने एक चीज देख ली। एरिस्टोटल ने कहा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी मोशन को रखने के लिए, इन्होंने कहा कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है मोशन में रखने के लिए। न्यूटन ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी स्पीड चेंज करना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस न्यूटन ने एक स्टेटमेंट बढ़ा दी, एक लाइन बढ़ा दी। क्या? अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो वो मोशन में रहेगी। ये तो बात किसने बोली थी? गैलीलियो ने। बस एक बात क्या बता दी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इतनी सी लाइन उन्होंने बढ़ा के अपना लॉ बना दिया। तो उन्होंने कहा बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless an external force is applied on it। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। बात समझ में आ गई? बॉडी अपनी मोशन को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू में मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई उसके बाहर से उसको आके फोर्स ना लगाए, मतलब रोके ना या चलाए ना, तब तक वो चेंज नहीं करेगा स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ। और ये तो बात इनर्शिया भी कह रही थी कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बताओ बात समझ आई? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए तो आप इतना लिख लीजिए।